सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के एपिसोड नंबर 11 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेस और क्लैरी वैलेंटाइन को ढूंढते हुए उसके अड्डे में पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें वहां वैलेंटाइन के बदले जेस के फादर माइकल मिल जाते हैं। अब एपिसोड 11 चालू होता है। हम देखते हैं जेस अपने फादर से मिल के काफी खुश होता है, मगर सरप्राइज भी होता है कि आखिरकार वो जिंदा कैसे हैं। और माइकल बताते हैं कि वैलेंटाइन ने उन्हें 10 साल से यहाँ कैद कर रखा था। माइकल अपने आप को क्लैरी से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लैरी भी माइकल से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। एंड फिर माइकल बताते हैं कि वैलेंटाइन यहाँ से जा चुका है और वो अपने साथ जॉशलीन को भी ले गया है। पिछले एपिसोड में जो जेस को डीमन द्वारा पॉइजन लगा था, उसकी वजह से जेस को दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। तो जेस के फादर माइकल, वेलेंड और क्लैरी मिलके जेस को यहाँ से ले जाने लगते हैं। और माइकल जेस को उसके फर्स्ट डीमन किल की याद दिलाते हुए उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक और साइमन के ऊपर जाता है, जहाँ ल्यूक साइमन को मीट खाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहां पे माइकल और क्लैरी जेस को लेके आ जाते हैं। माइकल को देख के साइमन और ल्यूक सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगा था कि माइकल मर गए थे। फिर क्लैरी साइमन और ल्यूक को बताती है कि उन्हें वैलेंटाइन तो नहीं मिला, मगर जेस के फादर माइकल मिल गए। इसके बाद क्लैरी साइमन से हेल्प मांगती है, उससे बोलती है कि जेस को ब्लड चाहिए। जिसके बाद साइमन और क्लैरी राफाएल के पास उससे ब्लड मांगने चले जाते हैं। ल्यूक माइकल से बोलता है कि हम सब ने सोचा था कि तुम मर गए होगे, और माइकल जवाब देता है कि हाँ, मेरे ऊपर अटैक्स तो हुए थे, मुझे मारने की कोशिश तो करी गई थी, मगर मैं सरवाइव कर गया था और वैलेंटाइन ने मुझे अपना प्रिजनर बना के रख लिया था। ल्यूक फिर माइकल से जॉशलीन के बारे में पूछता है कि कहीं वैलेंटाइन ने जॉशलीन को चोट वोट तो नहीं पहुंचाई है। और माइकल जवाब देता है कि तुम जानते हो कि वैलेंटाइन जॉशलीन से प्यार करता है, वो चाह के भी कभी जॉशलीन को हर्ट नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और साइमन के ऊपर जाता है, जो कि होटल ड्यूमॉन्ट आ चुके होते हैं और राफाएल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स के लीडर की परमिशन के बिना ह्यूमन ब्लड यहाँ से ले जाना अकॉर्ड्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है। फिर राफेल वहां आ जाता है, मगर उन्हें ब्लड देने से मना कर देता है। जिसके बाद क्लैरी और साइमन उसे ब्लैकमेल करते हैं, बोलते हैं कि अगर वो उन्हें ब्लड नहीं देगा तो वो सबको बता देंगे कि वैम्पायर्स ने अकॉर्ड्स यानी कि रूल्स को तोड़ा है, साइमन को एक वैम्पायर में कन्वर्ट करके। जिसके बाद राफेल उन्हें ब्लड देने के लिए मान जाता है और वो मांगते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ओ पॉजिटिव ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। इसके बाद क्लैरी वहां से जाने लगती है, मगर राफेल साइमन को अपने साथ ही रखता है, क्योंकि अब उसने साइमन को अपना नया एडवाइजर बना लिया है। मतलब कि अब साइमन को प्रमोट कर दिया गया है। पहले उसे एम्बेसडर बनाया गया था, मगर अब राफेल ने उसे अपना एडवाइजर बना लिया है। इसके बाद क्लैरी साइमन और राफेल दोनों को थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्टो के इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहां लिडिया एलेक को बताती है कि इजी के ऊपर सुनवाई बस अब कुछ घंटों में चालू होने वाली है। अभी कुछ समय में जज यहाँ इंस्टीट्यूट आ जाएगी और फिर उसके सिर्फ कुछ घंटों बाद इजी के ऊपर क्लेव को धोखा देने के लिए सुनवाई चालू हो जाएगी। एलेक लिडिया से बोलता है कि कम से कम हम लोग इसे थोड़ा डीले तो कर सकते हैं ना, क्योंकि केवल इजी ने ही नहीं मेलियन को छुड़वाया था, जेस और क्लैरी भी उसके साथ मिले हुए थे, तो हम लोग कम से कम इसे कुछ हफ्तों के लिए तो डीले कर सकते हैं ना। मगर वो कुछ बोल पाती कि तभी वहां पे जज आ जाती है और इनका यहाँ पे ये कहना होता है कि ये वही सारी सेम चीजें कर रहे हैं जो कि वैलेंटाइन ने पहले करी थी जब उसने पहली बार अटैक करा था। तब वैलेंटाइन ने भी क्लेव के ऑर्डर्स नहीं माने थे, क्लेव के ऑर्डर्स के अगेंस्ट गया था, जिसकी वजह से इनका ये मानना है कि इजी और उसके साथी भी अब यही कर रहे हैं। जिसकी वजह से वो लिडिया से बोलती हैं कि लिडिया सही से केस लड़े, क्लेव के लिए यूजफुल बने। देखते हैं कि यहाँ पे लिडिया जज के सामने इजी के पक्ष में थोड़ा बोलने की कोशिश करती है, मगर जज नहीं मानती और बोलती है कि हम इस इवनिंग में सुनवाई करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जिसके पास माइकल आके उसे बताते हैं कि अब जेस सही हो जाएगा थैंक्स टू द ब्लड जो तुम यहाँ ले आई। इसके बाद माइकल क्लैरी से बोलता है कि क्लैरी काफी हद तक अपनी माँ जॉशलीन की तरह है। फिर क्लैरी जेस से मिलने आती है, जो कि अब सही हो रहा होता है, और उसके पास आके उसे अनदर डायमेंशन वाली बातें बताने लगती है कि कैसे उस अनदर डायमेंशन में जेस और क्लैरी कपल थे, जिसके बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि माइकल ल्यूक, क्लैरी और जेस को बता रहा होता है कि जब वो वैलेंटाइन की कैद में था तब वैलेंटाइन उसके ऊपर डाउन वर्ल्डर ब्लड से एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि डाउन वर्ल्डर्स का ब्लड एक शैडो हंटर के साथ क्या कर सकता है। और उसके इन एक्सपेरिमेंट
कमेंट्स की वजह से माइकल के देखने और सुनने की क्षमता बढ़ गई, जिसकी मदद से उन्होंने वैलेंटाइन के प्लान को सुन लिया। जब वैलेंटाइन अपने एक सबऑर्डिनेट से बात कर रहा था, वैलेंटाइन ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा था कि अगर सीलीज के जासूस उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं तो बाकी के लोग भी उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो इसकी वजह से वैलेंटाइन डिसाइड करता है अपने अड्डे को चेंज करने की और वो अपना नया अड्डा बनाता है रेनविक्स के पास। रेनविक्स इंस्टीट्यूट के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो कि बंद हो गया है और वैलेंटाइन का यहाँ ये कहना रहता है कि इंस्टीट्यूट और क्लेव उसे हर जगह ढूंढेगी मगर अपने नाक के नीचे नहीं ढूंढेगी। वो कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि वैलेंटाइन उनके सबसे करीबी प्लेस पे आके छुप सकता है। इसके बाद जेस तुरंत वैलेंटाइन के ऊपर अटैक करने जाने लगता है मगर माइकल उसे रोकता है और बोलता है कि हमें स्ट्रेटेजी चाहिए, हमें प्लान बनाना होगा। ऊपर से अभी जेस पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है जिसकी वजह से उसे अभी भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए। जिसके बाद क्लैरी और ल्यूक वैलेंटाइन के अड्डे को देखने चले जाते हैं ताकि वो अपने प्लान को सही से बना पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है जो कि एलेक्स से बोल रही होती है कि उसे ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहना जहाँ पे लॉ के लिए जस्टिस को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। कोई परवाह नहीं है कि उसके पावर्स और वेपन्स छीन लिए जाएंगे और उसे एज अ नॉर्मल पर्सन जी के रहना पड़ेगा। मगर एलेक्स उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर चाहिए। जिसके बाद वो मैग्नस के पास आके उससे इजी का लॉयर बनने की रिक्वेस्ट करता है और मैग्नस जवाब देता है कि हाँ, मैं इजी का लॉयर बन जाऊंगा मगर इसकी कीमत लगेगी। और एलेक्स पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, जो तुम बोलोगे मैं वो लाके दे दूंगा। और मैग्नस बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ एलेक। मगर एलेक डिनाई कर देता है और बोलता है कि मैं इसके अलावा तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जिसके बाद मैग्नस एलेक के तीर धनुष मांग लेता है और एलेक देने का वादा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और ल्यूक के ऊपर जाता है जहाँ वो दोनों वैलेंटाइन के नए अड्डे को देखने आ गए होते हैं और वहाँ पे क्लैरी को ल्यूक से बात करके माइकल के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं माइकल जेस को ट्रेनिंग दे रहा होता है और जेस से बोलता है कि जेस क्लैरी के आसपास रहने की वजह से वीक हो रहा है। मगर वो उसे क्लैरी से दूर जाने को नहीं बोलते क्योंकि कौन ही ऐसा फादर होगा जो अपने बेटे की खुशी को छीनेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस के ऊपर जाता है जिसने कि इजी के केस को लड़ना स्टार्ट कर दिया होता है और बोलता है कि हाँ, इजी क्लेव के ऑर्डर्स के तो अगेंस्ट गई है मगर वो क्लेव के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं गई है। वो क्लेव की भलाई ही चाहती है। उसने मेलियॉन को छुड़ा के एकॉर्ड्स का सम्मान किया है, एकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट किया है और अगर मेलियॉन साइलेंट ब्रदर्स के टॉर्चर द्वारा मर जाता तो सीलीज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते क्लेव के ऊपर। जज बोलती है कि यहाँ हम इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या होता और क्या नहीं होता, यहाँ हम केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट रखो। और मैग्नस बोलता है कि तुम लोगों को केस वेस से कोई परवाह नहीं है, तुम लोगों को तो बस मॉडल कप चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक और क्लैरी के ऊपर जाता है जो कि वापस माइकल और जेस के पास आ चुके होते हैं और उन्हें आके बताते हैं कि वैलेंटाइन के अड्डे पे बहुत ही सारे डीमंस है। जेस बोलता है कि ये एक सुसाइड मिशन होगा अगर हम वहां पे जाएंगे तो। क्लैरी बोलती है कि तो फिर ठीक है, वो मॉडल कप का यूज करके डीमंस को कंट्रोल कर लेगी। जिसमें माइकल बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही वैलेंटाइन चाहता है कि तुम मॉडल कप को बाहर निकालो और वैलेंटाइन मॉडल कप को ले ले। जिसपे क्लैरी स्टाइल में बोलती है कि चलो देखते हैं वैलेंटाइन में कितना दम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस कोर्ट रूम की तरफ जाता है जहां इजी मेलियॉन को छुड़ाने का पूरा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि सिर्फ वही थी जिसने मेलियॉन को छुड़ाया था। लिडिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ तुम जो भी बोलोगी वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है। फिर इजी अपनी चेयर से उठ के अपनी बेगुनाही की स्पीच देने लगती है कि कैसे वो गलत नहीं है, उसने सही किया, फलाना ढमकाना, जो कि किसी भी नॉर्मल कोर्ट केस वाले सीन में होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ल्यूक, जेस और माइकल वैलेंटाइन के अड्डे पे आके वैलेंटाइन के बंदों से लड़ने लगते हैं और तब तक क्लैरी को चांस मिल जाता है हॉस्पिटल के अंदर घुस के अपनी मदर को ढूंढने और बचाने का। ल्यूक, जेस और माइकल वैलेंटाइन के बंदों को डिफीट करके खुद भी अंदर जाने लगते हैं कि तभी पीछे से वैलेंटाइन का वही सबऑर्डिनेट आ जाता है तो ल्यूक उससे लड़ने के लिए बाहर ही रुकता है और जेस और माइकल क्लैरी और जॉसलिन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद वहां ल्यूक से लड़ने के लिए वैलेंटाइन के 2 और बंदे आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है जो कि अपनी मदर जॉसलिन को फाइंड कर लेती है। तभी वहां पे जेस और माइकल भी आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस कोर्ट रूम की तरफ जाता है जहां लिडिया इजी का सपोर्ट करती है और सब लोगों को लगने लगता है कि वो लोग केस जीत गए हैं, सब चीजें वापस से सही हो गई हैं। मगर जज साहिबा एक सिग्मा फीमेल है तो वो इन सारी बकवास को इग्नोर करती हैं और बोलती है कि अगर 24 आवर्स के अंदर
मॉडल कप यहाँ नहीं आता है तो इजी को शैडो वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो एक शैडो हंटर नहीं रहेगी, उसकी सारी पावर्स को छीन लिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस क्लैरी की तरफ जाता है जो कि मॉडल कप का यूज करके डीमंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर बार बार ट्राई करने के बावजूद वो डीमंस को नहीं कंट्रोल कर पाती। तो माइकल उससे बोलता है कि मॉडल कप मुझे लाओ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। और जब क्लैरी उसे मॉडल कप दे देती है तब माइकल अपना असली रूप दिखाता है, क्योंकि वो माइकल नहीं बल्कि वैलेंटाइन होता है। वैलेंटाइन मॉडल कप का यूज करके क्लैरी और जेस के ऊपर अटैक करवाने जा रहा होता है, मगर तभी हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में क्लैरी के अंदर भी दिमाग है। जैसे वैलेंटाइन ने अपना चेहरा बदल लिया था, वैसे क्लैरी ने भी एक नॉर्मल कप को मॉडल कप में बदल दिया था, और असली मॉडल कप तो अभी तक क्लैरी के पास ही था। क्लैरी जेस से पूछती है कि हम लोग वैलेंटाइन को मारे या फिर डीमंस को वैलेंटाइन को मारने को बोल दे, जिस पे जेस बोलता है कि नहीं, मैं खुद अपने हाथों से वैलेंटाइन को मारूंगा। क्लैरी मॉडल कप का यूज करके डीमंस को वहां से भगा देती है, जिसके बाद जेस वैलेंटाइन के ऊपर हमला करने लग जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे फादर को मार के उनका चेहरा ले लिया। और वैलेंटाइन जवाब देता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, आखिरकार मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ जबकि मैं ही हूँ असल में तुम्हारा फादर। माइकल का जो चेहरा था वो शुरुआत से ही एक इल्यूजन था, मैं ही हूँ असल में तुम्हारा फादर जेस, और तुम और क्लैरी एक्चुअल में ब्रदर एंड सिस्टर हो। और ये सब सुनने के बाद जेस वैलेंटाइन को मार नहीं पाता और वैलेंटाइन जेस और क्लैरी को अपने साथ चलने का ऑफर देता है ताकि उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मगर वो दोनों ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वैलेंटाइन वहां से भाग जाता है। फिर वहां पे ल्यूक आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ल्यूक, क्लैरी और जेस जॉसलिन को इंस्टीट्यूट ले आए होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इजी को बचाने के लिए मॉडल कप को लिडिया को दे दिया होता है, मगर एलेक ने अभी भी जेस को माफ नहीं किया होता है, क्योंकि जेस ने क्लैरी के लिए इजी की जान को खतरे में डाल दिया था। इसके बाद एलेक वहां से चला जाता है। फिर जेस क्लैरी के पास आके उससे पूछता है कि आखिरकार क्लैरी को मालूम कैसे पड़ा कि माइकल एक्चुअल में वैलेंटाइन था, जिसपे क्लैरी बताती है कि माइकल ने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो कि एड अप नहीं हो रही थी, जो कि सेंस नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से उसे मालूम पड़ गया कि माइकल एक्चुअल में वैलेंटाइन था। जेस बोलता है कि मुझे क्यों नहीं मालूम चला कि वो एक्चुअल में वैलेंटाइन था, जिसपे क्लैरी उसे समझाती है कि क्योंकि तुम काफी ज्यादा खुश थे अपने फादर को वापस पाके। इसके बाद जेस बोलने लगता है कि वैलेंटाइन सही बोल रहा था, मैं एक्चुअल में वीक हूँ, मैं वैलेंटाइन को नहीं मार पाया। क्लैरी बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जेस जवाब देता है कि अगर तुम होती तो तुम वैलेंटाइन को जरूर मार देती, और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक के ऊपर जाता है, जो कि इजी और मैग्नस के पास आके उन्हें बताता है कि जेस और क्लैरी वापस आ चुके हैं और उन्होंने मॉडल कप को लिडिया को दे दिया है, जिसकी वजह से इजी बच गई है। मैग्नस और इजी दोनों इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं। इसके बाद मैग्नस एलेक को अपने साथ बाहर ले जाता है। एलेक मैग्नस को अपने तीर धनुष देता है और मैग्नस एलेक से बोलता है कि आज मैंने देख लिया कि लिडिया सच्ची में काफी अच्छी इंसान है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर एलेक तुम लिडिया से शादी करते हो तो ना ही लिडिया खुश रहेगी ना ही तुम, मगर एलेक उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद मैग्नस एलेक के तीर धनुष लेके वहां से जाने लगता है, मगर बीच में ही रुक जाता है और उसे उसके तीर धनुष वापस लौटा देता है और बोलता है कि मुझे नहीं मालूम मुझे इनके साथ क्या करना है, तो तब तक के लिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जो कि साइमन को सारी वैलेंटाइन वाली बातें बता रहा होता है और बता रहा होता है कि अब जॉसलिन मिल गई है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जेस और क्लैरी एक्चुअल में ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो सुन के साइमन काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके और क्लैरी के रास्ते खुल गए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस के ऊपर जाता है, जो कि अपने रूम में उदास बैठा होता है। उसके रूम के बाहर क्लैरी आती तो है, मगर जेस के पास नहीं आती और वहीं से बाहर से चली जाती है, और जेस अकेला रूम में उदास बैठा रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।